कि आज भारत का यशस्वी नेतृत्व भारत को एक नई दिशा देकर के दुनिया के सामने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है उस संकल्प में सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है तो हमारे स्कूली शिक्षा का हो सकता है। और स्कूली शिक्षा को उसके साथ जुड़ना, हर एक बच्चे के मन में अपने स्कूल के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माता पिता और अभिभावक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव पैदा करना, इस प्रकार के संस्कारों से उसे ओतप्रोत करने के साथ ही अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति उन जिम्मेदारियों के साथ अगर हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो भटकाव पैदा होगा उस भटकाव की चपेट में सबसे पहले हमें ही आना पड़ता है, क्योंकि आप उसके सबसे नजदीक रहे हैं, आपको ही उसकी चपेट में भी आना पड़ेगा। और इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सौंपा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम आजादी के अमृत काल की तैयारी के साथ देश की शताब्दी, आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के साथ अपने आप को जोड़ें। जब ये देश आजादी के 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उन स्थितियों में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा जनपद, हमारा विकासखंड, हमारा ग्राम कैसा होना चाहिए, हमारा ग्राम पंचायत कैसे होनी चाहिए, उस स्थिति में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यह परिकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्षों की जो प्रगति है ये संतोषजनक है, लेकिन इसमें और भी अच्छा किए जाने की आवश्यकता है, और अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि हर एक अच्छे कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता, और भी अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और उस अच्छे ढंग से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास, ये प्रयास हमारे स्वयं के स्तर पर होगा। अगर विद्यालय का प्रधानाचार्य और विद्यालय की शिक्षक तय कर लेंगे कि हमारे विद्यालय में कहीं गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो क्या विद्यालय के भवनों पर पेड़ उग सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं उग सकते। लेकिन विद्यालय के भवन की देखभाल भी हमें मंदिर की तरह करना होगा, पवित्र धर्मस्थल की तरह करना होगा, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है, वही तो हमारी पहचान है। एहसास हमारे मन में होना चाहिए और पवित्र भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम उसको इसके साथ जुड़े। जिस ग्राम पंचायत में हमारा विद्यालय है, उस ग्राम पंचायत का एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो स्कूल जाने से वंचित रह सके। अगर हम ये संकल्प ले लेंगे, विद्यालय का प्रधानाचार्य और विद्यालय के शिक्षक, शिक्षा मित्र यह संकल्प ले लेंगे, तो कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रह सकता। हर बच्चा स्कूल में आएगा, लेकिन उसके लिए हमें गांव में जाकर के एक एक अभिभावक के साथ संवाद बनाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। गांव जाने से हमें अपने आप को कभी भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अभिभावक के घर में जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। हम जाएं, अभिभावक से मिलें, उसके घर में बैठें, उसके परिवार में हालचाल लें। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हालचाल लें, किन्हीं कारणों से स्वस्थ हो गया तो हालचाल लेने के लिए जाएं। अगर आप प्रत्यक्ष जाने में दिक्कत हो रही है, टेलीफोन के साथ बातचीत करें। आपके पास तो प्रत्येक अभिभावक का होना एक डाटा होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होने चाहिए। गांव की सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें
विद्यालय में नोट तैयार करने चाहिए। ये हमारी ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में इतने परिवार हैं, इतने परिवार में इतने परिवारों को शासन की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये विद्यालय के पास एक डाटा बैंक आपका अपना होना चाहिए। आप बच्चों को क्लास के बाद जब आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं या मॉर्निंग असेंबली के समय बच्चों को बताएं गांव के बारे में। गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितने हैं जो किसान हैं, कितने हैं जो श्रमिक हैं। अलग अलग प्रकार का एक डाटा प्रत्येक शिक्षक के पास अपनी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। सरकार की किन 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 योजनाओं का लाभ किन परिवारों को प्राप्त हो रहा है, यह हर विद्यालय के पास एक डाटा बैंक होना चाहिए। और बच्चों को फिर अगर आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को बताते हुए दिखाई देंगे तो बच्चों के मन में भी एक धारणा पैदा होगी कि मेरे गांव के बारे में, अभिभावकों के बारे में, गांव की जानकारी की पूरी हमारे स्कूल के पास है। और साथ साथ ये भी व्यवस्था कि अगर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड गलत हुआ तो हम अभिभावक के पास जाकर के नकारात्मक भाव के साथ न बोलें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हमें हर बात को नकारात्मक रूप से बोलते हैं। बच्चा अगर ठीक भी होगा तो जाके बोलेंगे कि देखो बच्चा कमजोर है। कभी मत बोलिए अभिभावक को कि आपका बच्चा कमजोर है, उसको बोलिए कि भाई आपका बच्चा अच्छा है, थोड़ा प्रयास और कर लेंगे और अच्छा हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक भाव, यह सकारात्मक भाव आप देखेंगे उस बच्चे के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। अभिभावक उस पर ध्यान देने लग जाएगा। लेकिन जब हम पहले दिन से उस मासूम बच्चे के बारे में एक नकारात्मक दृष्टि अपना लेंगे कि बच्चा केवल खेल कूद करता है, बच्चा केवल जो है किसी एक इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। पढ़ाई में रुचि किसकी जिम्मेदारी है? पढ़ाई में रुचि हो, उसके पाठ को आसान बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आपको बताना पड़ेगा उस बच्चे की समझ में उसका जो लेसन है वो कैसे आसानी से सरल और सुबोध भाषा में उद्धरण के साथ कैसे आप उसको समझा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बताएंगे कैसे उम्मीद करते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं फिर कि वो बच्चा उसके बारे में उसको सब कुछ पता लग जाएगा? हमें बताना पड़ेगा। और ये ऐसी नाजुक उम्र होती है, आप उस बच्चे को जैसी दिशा देना चाहेंगे उस रूप में वो आगे बढ़ सकता है। आपके तमाम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के पास ही हमारे आंगनबाड़ी के भी सेंटर संचालित होते हैं। कभी कभी भोले भटके से सही, लेकिन वहां भी थोड़ा देख लिया करिए। आप जाएंगे तो आपको उसका भी एहसास होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे के बच्चे भी होंगे। अपने बच्चों को भी आंगनबाड़ी केंद्र में लेके जाइए। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजें और गांव में लोगों को बोलें कि इस गरीब का बच्चा ही यहां जाए। अपने बच्चे को भी ले जाकर के उस विद्यालय में ले जाकर के दिखाओ। थोड़ा सोसाइटी की जानकारी होनी चाहिए। याद रखना, अपनी सोसाइटी से कटा हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद त्रिशंकु हो जाता है। और त्रिशंकु मत बनिए, न बने, न अपने बच्चों को बनने दें। अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ो। और उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुत अच्छी तरीके से उन बच्चों को बताया जाता है। मैं कई आंगनबाड़ी केंद्रों में गया हूं और मैंने देखा है। मैं एक आंगनबाड़ी केंद्र में गया था। मैं जब वहां जाके देख रहा था, उस समय मैं अचानक गया, कोई कार्यक्रम मेरा नहीं था। मैं जब वहां गया तो लगभग 25-30 बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में बैठे हुए थे और उन बच्चों को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उनको बता रही थी। बैठे हुए थे सभी बच्चे, तो उन बच्चों को पढ़ा रही थी वो ये कि एक एक एक। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। कार्यक्रम मेरा था ही नहीं, तो मैं देख रहा था पढ़ा रही है, सभी बच्चे उसके साथ बोल रहे थे। फिर उसने उदाहरण दिया। उसने कहा, पहले उसने कहा एक एक एक, फिर उसने उदाहरण क्या दिया, उसने कहा मेरी नाक एक। वे बच्चे भी यही बोलने लग गए। देखिए उदाहरण क्या है।
उसके बाद फिर 2-2-2, फिर उनको बताया, कहा कि मेरे कान दो। देखिए, शरीर के अंगों की जानकारी भी बच्चों को हो रही है। आंगनबाड़ी में कौन से बच्चे जाते हैं? 3 से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे। बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जिनको उसकी बहुत जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों में उस प्रकार के बच्चों का आगमन और उनको बताया जाना, फिर ऐसे एक एक उसको आंगनबाड़ी एक कार्यकर्ती उनको समझा रही है बच्चों को। तो मैं अचानक गया, मैंने एक छोटे से बच्चे को, मुझे जैसे देखा, उसने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती पढ़ा रही थी शांत हो गई। वे बच्चे मुझे देखने लग गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई तुम लोगों ने कुछ पढ़ा? तो क्योंकि वो बच्चे भी अपरिचित थे, मुझसे भी थे अपरिचित, तो वे शांत थे। मैंने उनमें से एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा मुझे बताओ तुमने क्या पढ़ा? उसने फिर वही दोहराया, उसने कहा 1-1-1। तो मैंने कहा और? कहा मेरी नाक 1। देखिए उस बच्चे को पढ़ाने का तरीका कितना सरल, कितना बोधगम्य है, उदाहरण के साथ है। क्या हम अपनी क्लास में जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं इस प्रकार के उदाहरण के साथ में, क्या उन बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे? अनेक ऐसे पाठ्यक्रम हो सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। लोकल परिस्थिति के बारे में उस प्रकार के कार्यक्रम आप बना सकते हैं। जयंती और विभिन्न महापुरुषों से जुड़ी हुई उन महापुरुषों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा का सबसे बड़ा हमारा महकमा है। 6 लाख से अधिक तो शिक्षक और शिक्षा मित्र यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में, कुछ बड़ी ग्राम पंचायतों में 2-2 विद्यालय भी हैं, 3-3 विद्यालय भी हैं। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी अमृत महोत्सव वर्ष में एक और आ सकती है। उस गांव के बारे में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आजादी की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। क्या उस ग्राम पंचायत में कोई ऐसा महापुरुष है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा होगा? कोई ऐसा महापुरुष जिसने समाज जीवन में कुछ अच्छा किया होगा? हमें उसके चित्र बना करके और कहीं विद्यालय में एक जगह उसको सम्मान देने का काम करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। मॉर्निंग असेंबली में हम बच्चों को बताएं कि इस गांव का महापुरुष है, इस महापुरुष का योगदान क्या रहा है, इन्होंने समाज जीवन में क्या किया है, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान किया है। ये सभी कार्यक्रमों के साथ भी आप जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रकार से तरीके अलग अलग हो सकते हैं और आपका ये जो प्रयास होगा यह बच्चे को अधिकाधिक संवेदनशील बनाएगा, अधिकाधिक शिक्षा के प्रति उसकी रुचि को जागृत करेगा। ड्रॉप आउट रेट को नीचे करने की स्थिति में हम लोग सफल होंगे और केवल आपके विद्यालय से 5वीं क्लास पास करने या 8वीं क्लास पास करने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। उसका डाटा बैंक तैयार करके रखिए और उसके बाद भी पूछिए 5वीं के बाद इस बच्चे ने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। टेलीफोन के साथ या घर घर जब आप संपर्क करें उस समय पूछिए बच्चा कहां पढ़ रहा है। कभी साल में एक बार उस बच्चे को बुलाइए अपने विद्यालय में, तो उसका एक भावनात्मक लगाव भी विद्यालय के साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा, आपको जीवन भर सम्मान देगा। 8वीं के पास बाद भी वो बच्चा स्कूल या वो बालिका स्कूल जा रही कि नहीं जा रही है, विभिन्न प्रकार की शासन से जुड़ी हुई अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ उन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को उन बच्चों को आप जोड़ने का काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये सभी कार्यक्रम आप देखेंगे कि एक समय आपके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को फिर से वो पुराने गौरव के साथ जोड़ सकता है, जिस गौरव के लिए उत्तर प्रदेश की, याद रखना, जब मैं पूर्वोत्तर के भारत में जाता हूं तो पूर्वोत्तर के भारत में
सबसे अधिक शिक्षक देने वाला उत्तर प्रदेश है। एक समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में भी और देश के तमाम अन्य राज्यों में बेसिक शिक्षा परिषद के और अन्य स्कूलों के शिक्षकों को देने वाला भी उत्तर प्रदेश ही था। आज हम कहां पे हैं? और बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने 5 वर्ष पहले कहां पहुंचा दिया था? 5 वर्षों की ये प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसमें चुप बैठने की स्थिति अभी नहीं है। इसमें और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज का एक कार्यक्रम उसी बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने के क्रम में किए गए प्रयास का हिस्सा है। ये डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने पैसा तो भेजा है, ये 1200 हर छात्र या छात्रा के पास पहुंच तो गया है, लेकिन मैं प्रदेश भर के अपने सभी 6 लाख जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन सब से मेरा अनुरोध होगा कि वे इस बात को प्रयास करें कि उन सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म समय पे प्राप्त हो जाए। अभिभावक को बुला करके बैठक करके उनके घर में जाकर के ये सुनिश्चित करें हर बच्चा अपने यूनिफॉर्म से स्कूल आए। नंगे पैर कोई बच्चा नहीं आएगा, अपने निर्धारित जूते मोजे पहन करके स्कूल आएगा। ये व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी होगी। सर्दियों में कोई बच्चा ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, स्वेटर पहन करके स्कूल आए, स्टेशनरी उसके पास आए। और एक और अनुरोध, आप बैग बुक्स देते हैं फाइनल ईयर के बच्चों को, 5वीं क्लास या 8वीं क्लास के बच्चों को, या हर क्लास जब एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे जाते हैं तो उसकी बुक्स को अगर सही हालत में है उसको रख करके विद्यालय के बुक बैंक को भी थोड़ा मजबूत कर लीजिए, जिससे अगर स्टेशनरी देने में या फिर कभी बुक्स उपलब्ध कराने में देर होती है तो आप विद्यालय से बच्चे को एक एक बुक्स उपलब्ध करवा सकें, बता सकेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी तो हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों पर एक बड़ा उपकार होगा और बच्चे जीवन भर इस ऋण के प्रति, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और मुझे लगता है जीवन में आपके द्वारा रोपे गए पौधे से जब आप फल प्राप्त करते हुए दिखेंगे ना, तो उससे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि और कुछ नहीं होती है। जीवन में यही व्यक्ति की सिद्धि है और उस सिद्धि के लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। इसी को साधना कहते हैं और इसी साधना के लिए हम सबको तपना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के सभी अंग हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ करके इस दिशा में नया प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी अभी से हम अपनी तैयारी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सब उसके साथ जुड़ेंगे इस विश्वास के साथ। मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के जिन 1,91,00,000 बच्चों के पास आज डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण हुआ है, उनके सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी जितने भी हमारे शिक्षक बंधुगण हैं उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेसिक